सो द पोएम इज ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डेज रिटन इन 1687 बाय जॉन ड्राइडन। स्टैंजा 1 पढ़ते हैं। फ्रॉम हार्मनी फ्रॉम हेवनली हार्मनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन, कि इस यूनिवर्स की शुरुआत किससे हुई है? हार्मनी से। हार्मनी मीन्स म्यूजिक से हुई। वह नेचर अंडरनीथ ए हीप ऑफ जैरिंग एटम्स ले, और जब नेचर में कुछ भी नहीं था, सब सुनसान था, और सारे जो एटम्स थे वो अनऑर्गेनाइज पड़े हुए थे नेचर के अंदर, यानी कोई भी अस्तित्व नहीं था, किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं था, और जितने भी एटम्स थे जो अणु परमाणु थे वो जैरिंग थे। जैरिंग का मतलब अनऑर्गेनाइज पड़े हुए थे, अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। एंड कुड नॉट हीव हर हेड, और अपना सर भी नहीं उठा सकते थे। जो एटम्स थे वो एकदम निर्जीव थे, वो अपना हेड जो है उठा नहीं सकते थे। यहाँ पे उनका पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, किसका? एटम्स का। ये एटम्स अपना सिर नहीं उठा सकते थे। एटम के सिर तो नहीं होता, सिर किसका होता है? मानव का। मानव के हिसाब से बोला गया, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेचर का यहाँ पर्सोनिफिकेशन कर दिया। द ट्यूनफुल वॉइस वाज हर्ड फ्रॉम हाई, और फिर ऊपर से एक ट्यूनफुल वॉइस सुनाई दी। जब धरती पे सब कुछ बंजर था, सुनसान था, तो धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ऊपर से एक म्यूजिकल वॉइस आई, ट्यूनफुल वॉइस आई। अराइज ये मोर देन डेड, और तब उन एटम्स में भी जान आ गई जो मोर देन डेड थे, मरे हुए से भी बदतर थे वो एटम्स, लेकिन म्यूजिक की ऐसी पावर थी कि उनके अंदर जान आ गई। मोर देन डेड एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको हाइपरबोले कहते हैं, एक्सजरेशन, जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है ना। मोर देन डेड तो क्या हो सकता है? डेड तो डेड ही होता है, पर थोड़ा सा और प्रभाव लाने के लिए इसको कहते हैं मोर देन डेड, डेड से भी ज़्यादा बुरी हालत में पड़े हुए थे। देन कोल्ड एंड हॉट एंड मॉइस्ट एंड ड्राई इन ऑर्डर टू देयर स्टेशन स्लीप एंड म्यूजिक पावर्ड ओबे। तब जितने भी एटम्स थे, भले ही वो कोल्ड थे, भले ही वो हॉट थे, भले ही वो नम थे, और भले ही वो ड्राई थे यानी सूखे थे, अपनी म्यूज़िक की पावर को ओबे करने के लिए अपनी अपनी जगहों से उछल खड़े हुए। इन ऑर्डर टू देयर स्टेशन लीप, ये हाईलाइट किया मैंने, आप इनको टच करोगे तो इनका मतलब दिखेगा, दिख रहा है क्या इसमें? लीप का मतलब होता है छलांग मारना। तो उस वॉइस का जादू ऐसा था कि वो सारे के सारे एटम्स में एकदम से जान आ गई, उठ खड़े हुए, और उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे कि वो म्यूज़िक की पावर है उसको ओबे कर रहे थे, क्योंकि वो एक म्यूज़िक सुनाई दिया ना ऊपर से, तो सारे एटम्स में जान आ गई। कभी कभी आप में भी ऐसा होता होगा कि आप सुस्त पड़े हो आराम से, और ऐसी कोई वॉइस बजती है कि जान आ जाती है, चलो उठ के कुछ करते हैं काम, या डांस करते हैं या कुछ काम करते हैं। म्यूज़िक का एक बड़ा इफेक्ट होता है हम पे। आप जैसे जिम में जाते हैं तो म्यूज़िक लगाते हैं ना, कौन सा? क्लासिकल म्यूज़िक तो लगाते नहीं है, हाला, उससे थोड़ी जान आएगी। हर ओकेज़न के लिए म्यूज़िक अलग अलग चाहिए हमें। सैड म्यूज़िक भी नहीं चलेगा जिम में, कोई दर्द भरे गाने चला के कोई ये थोड़ी कर लेगा, नहीं करेगा ना। तो वहाँ पे कैसा म्यूज़िक चाहिए? एनर्जेटिक, जिससे डांस करने का मन करे, जिससे ऐसे जोश आए शरीर में, तो वहाँ पे वैसे ही वो गाने चलते हैं वहाँ पे। तो म्यूज़िक का जो प्रभाव है इंसान पे तो बहुत ज़्यादा होता है। हर इमोशंस के लिए अलग टाइप का म्यूज़िक होता है, हमने पढ़ा था परसों। तो इसी में यही बताया है कि जो म्यूज़िक का प्रभाव ऐसा हुआ कि सारे एटम्स में जान आ गई। अब पहला स्टेंजा खत्म होता है, दूसरा स्टेंजा, हर स्टेंजा इसी लाइन से शुरू हो रहा है, फ्रॉम हार्मनी फ्रॉम हेवनली हार्मनी, म्यूजिक से दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन, इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। फ्रॉम हार्मनी टू हार्मनी थ्रू ऑल द कंपस ऑफ द नोट्स इट रैन द डायरेक्शंस क्लोजिंग फुल इन मैन। तो म्यूज़िक की पूरी कंपस का यूज़ हुआ है, म्यूज़िक की पूरी रेंज का यूज़ हुआ, मतलब हर तरह के म्यूज़िक का यूज़ हुआ है। भले वो जैसे मैंने भी आपको बताया दुखपूर्ण होता है, दोस्त जगाने वाला होता है, रोमांटिक होता है, सूदिंग होता है, सारी रेंज के म्यूज़िक का यूज़ हुआ है। आगे आता है डायप्सन, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द डायप्सन क्लोजिंग फुल इन मैन, तो मैन के अंदर प्रकृति ने एक ऐसा टैलेंट दिया है कि वो हर तरह के म्यूज़िक को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उसको अलग अलग टाइम पे इन्जॉय कर सकता है। यहाँ पे डायप्सन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है जाओ, व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल। अब ये एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पैशन है जिसको म्यूज़िक जगा नहीं सकता, या जिसको म्यूज़िक शांत नहीं कर सकता। रेज का मतलब होता है जगाना, क्वेल का मतलब क्या होता है? शांत करना। यानी म्यूज़िक से आदमी के हर इमोशन को जगाया भी जा सकता है और उसको शांत भी किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर का एक्सपेक्टेशन नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे हम ज़िंदगी में बहुत यूज़ करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर की अपेक्षा नहीं होती, वो अपने आप में उसका आंसर छुपा होता है। जैसे ये है कि व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल, ऐसा कौन सा इमोशन है जो जिसको म्यूज़िक जगा नहीं सकता और सुला नहीं सकता। उसका आंसर नहीं पूछा उसने, वो कह रहा है कि म्यूज़िक हर प्रकार का इमोशन जगा भी सकता है और बुझा भी सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फूल है दुनिया में जो गुलाब से भी सुंदर हो, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, उससे सुंदर फूल कोई नहीं होता है। इस तरह से हम कई बार बोलते हैं जिनका आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ऐसी क्वेश्चन को हम रेटोरिकल क्वेश्चन बोल देते हैं। कई बार आ जाता है लिटरेरी डिवाइस में। व्हेन जुबेल स्ट्रक द कॉर्डिड शेल, जुबेल एक क्रिश्चियन माइथोलॉजी का एक देवता है जो म्यूज़िक का देवता माना जाता है। व्हेन जुबेल स्ट्रक द कॉर्डिड शेल, कॉर्डिड शेल यहाँ पे शंख के लिए आया है, जुबेल शंख बजाता था।
हिज लिसनिंग ब्रीदरन स्टूड अराउंड, और जब वो शंख बजाता था तो उसके जो साथ के आसपास के जो लोग थे वो बस खड़े रह जाते थे अपनी जगह पे, हिल नहीं पाते थे, इतना अच्छे उसकी आवाज़ हुआ करती थी। ब्रीदरन क्या होता है? ब्रीदरन है शांत करना? नहीं नहीं नहीं, ये वो तो ब्रीद होता है, ये ब्रदर के लिए होता है ब्रीदरन। जो सगे भाई नहीं होते ना उनको ब्रीदरन कहते हैं। जैसे कोई सभा में आता है बंदा, वो कहता है ना भाई और बहनों, तो हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड और है कि अगर आपको सगे भाई नहीं बताना है, वैसे ही बताना है कि वैसे ही भाई मानते हैं, तो वो ब्रीदरन होता है। तो उसके जो लिसनिंग ब्रीदरन थे वो चारों तरफ खड़े रह जाते थे हक्के बक्के, जब वो जुबेल क्या हो जाता था? शंख हो जाता था। एंड वंडरिंग ऑन देयर फेसिस फेल टू वर्शिप दैट सेलेस्टियल साउंड, और उनके चेहरे पर एक तरह सी एक वंडरिंग बड़ा इमोशन आ जाता था, हैरान हो जाते थे वो, और उस सेलेस्टियल साउंड को वो वर्शिप करते थे। सेलेस्टियल साउंड कौन सी होती है? सेलेस्टियल का मतलब होता है दैवीय, दैवीय साउंड। शंख की आवाज़ को उन्होंने एक दैवीय आवाज़ कहा और उसकी वो पूजा करते थे। लेस देन ए गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल, और उनको ये लगता था कि इस आवाज़ में भगवान से कम तो कुछ भी नहीं है। शंख की आवाज़ ऐसी होती है जिसको देखते मन में भक्ति के भाव आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये आवाज़ तो ऐसी है जिसको भगवान स्वयं इसके अंदर बैठे। जैसे सुना है शंख की आवाज़ कभी? असली शंख टीवी में सुनते हैं, ओरिजिनल शंख देखा है? नहीं देखा? मंदिर में वो नेचुरल होता है, वो मिलता है वहाँ समुद्र के किनारे, बनाया नहीं जाता इसको। और इसको बजाने के लिए तो वो पावर चाहिए। ट्राई किए कभी? तो नुकसान तो नहीं हुआ? कई बार बहुत जोर लगाना पड़ता है, हर एक के बस की बात नहीं उसको बजा पाए ना। और बजता इतना कितना मधुर लगता है ना वो, जैसी शंख की ध्वनि बजती है तो मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन के तार को चमकराता है वो, ऐसा लगता है बस भक्ति में डूब जाए। उसकी आवाज़ में ऐसी मेलोडी है कि मतलब भक्ति का मन करता है, वातावरण भक्ति का बन जाता है। आपने शंख की आवाज़ गानों में तो सुनी ना होगी, ये सुनते हैं कभी? गानों में तो नहीं होती है, जिसकी भजन में यूज होती है ज़्यादातर। तो ये वहाँ पे भी क्रिश्चियन कल्चर में भी शंख बजाने का था रिवाज, और जुबेल उसको बजाया करता था पहले। लेस देन ए गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल विद इन द होलो ऑफ दैट शेल, तो वो जो शंख का जो होलो पार्ट है, जो खोखला पार्ट है, तो लोग सोचते हैं कि इसमें तो भगवान ही रहता होगा, जो इतनी अच्छी आवाज़ निकलती है। दैट स्पोक सो स्वीटली एंड सो वेल, जिसमें से इतनी स्वीट और इतनी अच्छी आवाज़ आती है। व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड वेल, आगे वही लाइन रिपीट कर दी कि अब ऐसा कौन सा पैशन है? पैशन मीन्स, पैशन क्या होता है? हाँ, पैशन, लवली पैशन। व्हाट इज़ योर पैशन? बोलते हैं ना, माई पैशन इज़, क्या पैशन है तुम्हारा? हाँ, जुनून। पर यहाँ पे पैशन का मतलब इमोशन से है। व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड वेल, कौन सा इमोशन है जो म्यूजिक उठा नहीं सकता और बुझा नहीं सकता? नेक्स्ट एंड द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर एक्साइट्स अस टू आर्म। अब ट्रम्पेट की बात कर रही है, कर रहा है म्यूजिक पोइट। ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो युद्ध से पहले बजाया जाता है। आर्मी वाले रखते हैं ना ट्रम्पेट की आवाज़, वो लंबा सा होता है। हाँ, किसका? हाँ, वो तो सेक्साफोन होता है, ये सीधा होता है, ये मुड़ा हुआ नहीं होता है, सीधा होता है लंबा सा। शहनाई देखियो ना, शहनाई के आकार का होता है, शहनाई से तो अलग आवाज़ होती है इसकी, पर इसका यूज़ होता है युद्ध में। जब आपने कोई फिल्म देखी हो इसमें युद्ध के सीन आते होंगे तो एक बजती है एकदम पीछे से, इस तरह से बोलता है ना, तो इस आवाज़ का नाम रखा है क्लैंगर। ट्रम्पेट की जो आवाज़ है ना उसको क्लैंगर बोला है, कि उसकी जो लाउड क्लैंगर है वो हमें एक्साइट्स अस टू आर्म्स, हमें हथियार उठाने के लिए प्रेरित करती है। उसको सुनते ही हमें जोश आ जाता है, लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। विद श्रिल नोट्स ऑफ एंगर एंड मॉर्टल अलार्म्स, और उसके जो नोट्स हैं ना वो एंगर पैदा करते हैं हमारे अंदर, उसके जो सुर हैं उससे हमारे मन में से गुस्सा आता है दुश्मन के प्रति। एंड मॉर्टल अलार्म्स, और सभी चौकन्ने हो जाते हैं साथ में। मॉर्टल का मतलब इंसान, इंसान नश्वर है ना, मर जाता है एक दिन, इसलिए मॉर्टल बोलते हैं इसको। तो सभी जो इंसान है अलार्म हो जाते हैं, वो अलार्म का मतलब चौकन्ने हो जाते हैं। द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम, अब ड्रम की बात कर रहे हैं, युद्ध में एक वाद्य और बजता है ड्रम, आर्मी वाले बजाते हैं ना, डटम 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 डटम, फिर वो चलते हैं पीछे करके, है ना, ड्रम होता है तो उनके अंदर एक्स्ट्रा जोश आ जाता है। जैसे वो धम धम की आवाज़ बजती है ना, पूरे मतलब पूरी बॉडी को झंझना देती है वो। इसमें देखो ड्राइडन ने किस तरह से उसको फील करवाने के लिए डबल 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 3 बार लिख दिया, क्योंकि वो बीट डबल डबल बजती है ना, डम 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 ऐसे करके, तो उसको डबल 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 बोला, इससे वो हमें फील होता है कि कैसी आवाज़ होगी वो। द डबल डबल बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम क्राइज हार्क द फोज कम, तो वो जो ड्रम की आवाज़ है ना वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि सावधान हो जाओ, दुश्मन आ गया। दुश्मन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? फो दुश्मन को बोलते हैं। हार्क द फोज कम, हार्क का मतलब सावधान हो जाओ, वो देखो उधर दूर से दुश्मन आ रहा है। तो ड्रम की आवाज़ में
कर देती है, चौकन्ना कर देती है। पुराने टाइम में तो यही होते थे सब। आजकल तो माइक आ गए हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। पुराने टाइम में तो होते ही नहीं थे। पुराने टाइम में सोल्जर्स को जगाने के लिए या सोल्जर्स में जोश भरने के लिए बड़े बड़े होते थे ड्रम। मतलब एक कमरे की तरह एक ड्रम होता होगा, उसको 4-5 जने मिलकर बजाते होंगे ताकि वो पूरे सुन जाए। चार्ज चार्ज इट्स टू लेट टू रिट्रीट। आगे वो कहते हैं कि आगे बढ़ो, चार्ज का मतलब आगे बढ़ो। चार्ज चार्ज इट्स टू लेट टू रिट्रीट, पीछे हटने का टाइम अब नहीं है, अब आगे बढ़ना है। ये फीलिंग्स कौन लाता है हमारे अंदर? ड्रम या म्यूज़िक कह सकते हो। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रम है, और वो जो इससे पहले इसने कहा था ट्रम्पेट। ओके, आगे फ्लूट की बात आ रही है। अब युद्ध में फ्लूट बजाओगे तो कैसा होगा है ना। अब फ्लूट का असर अलग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग इमोशंस जगाता है। फ्लूट तो हमारे अंदर एक शांत भाव, शांति से बैठ जाने की, है ना, और एक स्वीट से इमोशन जगाता है, प्यार के इमोशन जगाता है। सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट इन डाइंग नोट्स डिस्कवर्स द वूज ऑफ होपलेस लवर्स। तो यहाँ बताया गया कि जो फ्लूट है, जो सॉफ्ट बजती है, धीमी धीमी आवाज़ में बजती है, ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लेन कर रही है, कोई शिकायत कर रही है। और उसके जो डाइंग नोट्स है, उसके जो वीक जो बजती है, उससे हमें ये लगता है कि कोई जो लवर है, होपलेस लवर है, उसकी चिंताएं जाहिर कर रही है। वूज का मतलब क्या होता है? चिंताएँ, वूज, फिक्र। whose dirge is whispered by warbling lute। और उसका जो शोक गीत है उस लवर का, वो जो लवर है जो गाता है ना गाने दुख भरे, वो सबसे बेस्ट किसके साथ गाए जा सकते हैं? ल्यूट के साथ, फ्लूट के साथ। आपने सुना होगा ऐसा म्यूज़िक, दर्द भरा म्यूज़िक, इसमें बांसुरी बजती है ना। दर्द भरे म्यूज़िक में ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, बांसुरी यूज़ होगी, वो सितार से यूज़ होती है, टन 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 ऐसे ऐसे बजाते हैं उसको। जब भी कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक, अगर दर्द भरा सीन चल रहा है किसी फिल्म में, या तो बांसुरी दिखेगी आपको, या वो बीना सी बजती है, उससे फीलिंग आ जाती है कि हाँ अब हमें दुखी होना है, पता लग जाता है ना। कई बार पता लगता है अगर म्यूज़िक ना हो तो हमें हंसना है कि रोना है। म्यूज़िक से पता लगता है कि कौन सा इमोशन दिखाना चाह रहे हैं। ओके, स्टेंजा 5। शार्प वॉयलिन्स प्रोक्लेम देयर जेलस पैंग्स एंड डेस्परेशन। अब वॉयलिन की बात कर रहे हैं तो वॉयलिन जो है वो जेलसी दिखाती है। जेलस पैंग्स, पैंग का मतलब दर्द होते हैं। देयर जेलस पैंग्स एंड डेस्परेशन, लवर्स की बात कर रहे हैं, आदमियों की बात कर रहे हैं कि वॉयलिन जो है उनकी जेलसी भरे दर्द को दिखाती है, उनकी डेस्परेशन को दिखाती है। डेस्परेशन क्या होता है? किसी काम के जब हम डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, उतावलेपन दिखाता है। फ्यूरी दिखाती है उनकी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, वॉयलिन दिखाती है गुस्सा। फ्रेंटिक इंडिग्नेशन, फ्रेंटिक का मतलब क्रोध वाला, और इंडिग्नेशन का मतलब नाराज़गी, क्रोध भरी नाराज़गी दिखाती है। डेप्थ ऑफ पेन्स एंड हाइट ऑफ पेशन फॉर देयर फेयर डिसडेनफुल डेम। और ये सारी चीज़ें किसके लिए? जो उनकी प्रेमिका होती है उनके लिए। आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि वॉयलिन जो है उस आदमी के इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखा देती है, जिसके अंदर जेलसी होती है, जिसके अंदर उतावलापन होता है, जिसमें किसी बात को लेकर गुस्सा होता है अपनी प्रेमिका के लिए। प्रेमिका के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? डेम। डेम का मतलब प्रेमिका। डिसडेनफुल का मतलब जो अपमान करने वाली हो बार बार। प्रेमियों को तो आदत होती है ना, वो अपमानित होते ही रहते हैं प्रेमिकाओं से। तो ज़्यादातर डेम को बोला गया कि डिसडेनफुल, जो भाव नहीं देती। मतलब तो जो प्रेमी होता है उसकी जो फीलिंग्स हैं जेलसी की या गुस्से की या फ्रस्ट्रेशन की, वो किससे शो होती है फिर? वॉयलिन से। वॉयलिन कौन सा होता है? इंस्ट्रूमेंट। हाँ, गिटार होता है, वो धनुष से बजाते हैं उसको कोई धनुष जैसा कुछ होता है वो। आपने वो रावण हत्था देखा होगा? रावण हत्था नहीं, वो जो ये मांगते हैं ना भिखारी से होते हैं, जो वो रखते हैं, उसमें एक गिटार होती है और एक वो बजाते हैं उसे, उसको रावण हत्था कहते हैं। वो राजस्थान का है ना, इसलिए नाम पड़ गया उसका। वो है ना गाना उड़ जा काले कामा से बजाते हैं ना, वो वायलिन उसका बेटर रूप है, महंगा उससे रूप वो हो गया। उसमें कुछ पैसे और लगा दो तो वायलिन बन जाती है, 4-5 तारे और डाल दो, ठीक है। तो वायलिन का बताया गया है कि ये जेलसी और फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये शो करती है। स्टेंजा 6। बट ओ व्हाट आर्ट कैन टीच, व्हाट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, द सीक्रेट ऑर्गन्स प्रेज। आगे एक ऑर्गन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्गन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट सिसिलिया ने ही डिस्कवर किया था। उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा कौन सी कला है, ऐसी कौन सी ह्यूमन वॉइस है जो ये ऑर्गन जो है ये नहीं बजा सकता। द सीक्रेट ऑर्गन्स प्रेज, या किसी भी शब्द में इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ऑर्गन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो कोई भी कला दुनिया में, कोई भी ह्यूमन वॉइस इसकी प्रेज करने के काबिल नहीं है, यानी इतना अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये भी एक वो हो गया, रिटोरिकल क्वेश्चन ही हो गया कि ऐसी कौन सी आवाज़ है जो इसकी तारीफ कर दे, यानी कोई नहीं है। नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, नोट्स दैट विंग्स देयर हेवनली वेज टू मेंड द क्वायर्स अबव। और ऑर्गन के जो नोट्स हैं, ऑर्गन के जो सुर हैं, नोट्स का मतलब यहाँ पे सुर हैं, इतने पावरफुल हैं कि ऊपर जो भगवान देवता लोग बैठे हैं ना,
उनको भी वो मोहित कर देता है। टू मेंड द क्वायर्स अबव, लास्ट लाइन ना, क्वायर्स अबव का मतलब जो ऊपर जो भगवान का समूह है ना, वो उनको भी प्रभावित कर देता है। स्टेंजा 7, ऑर्फियस कुड लीड द सैवेज रेस एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस। अब ऑर्फियस एक बहुत ही पुराना सिंगर था, बहुत ही फेमस ग्रीक सिंगर था। उसके बारे में बताया गया कि ऑर्फियस का ऐसा प्रभाव था जो सैवेज रेस को अपने पीछे लगा लेता था। यानी जब वो म्यूज़िक बजाता था ना, गाना गाता था, तो लोग उठ के अपने काम छोड़ छोड़ के उसके पीछे हो लेते थे। ऐसी एक कहानी पढ़ी आपने क्या? एक कहानी आया करती थी बचपन में। एक आदमी था, वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता था कि उसका जिसका मन करता था ना, उसी को अपने पीछे लगाने लग जाता था। तो एक बार ना गाँव में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए, तो लोगों ने उसको कहा भाई तू ऐसी कोई धुन बजा जिससे कि चूहे निकल जाएंगे गाँव से। तो उसने एक बांसुरी की ऐसी धुन बजाई कि सारे चूहे उसके पीछे हो गए, और वो चूहों को ले गया गाँव के पीछे, गाँव के बाहर एकदम नदी में फेंका गया, सारे चूहे मर गए। गाँव वालों को फ़ायदा हो गया, और गाँव वाले उससे मुकर के बाद में गाँव वालों ने छुपा था भी, इतने पैसे पूछे देंगे। गाँव वाले कहते भी हम चूहे तो गए, अब काय के पैसे, और पैसे नहीं देंगे। तो फिर उसने क्या किया, ऐसी धुन बजाई कि सारे बच्चे उसके पीछे हो लिए गाँव वालों के। उसने वो बजाता गया बांसुरी और सारे बच्चों को बाहर ले गया गाँव से। अब गाँव वाले परेशान कि बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। फिर उसने कहा मेरे पैसे दो, फिर पैसे दिए, फिर वो बच्चों को वापस छोड़ गया। तो ये ऑर्फियस से मुझे एक कहानी याद आ गई, बचपन में मैंने सुनी थी। तो इसमें यही बताया कि ऑर्फियस कुड लीड द सैवेज रेस एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस। इसमें ये बताया है कि सैवेज रेस के साथ साथ, सैवेज रेस का मतलब असभ्य लोग जो होते हैं, उस समय के जो अनपढ़ लोग होते थे, उनको वो अपने पीछे पीछे ले लेता था। और लोग तो लोग, ट्रीज़ भी उसके पीछे हो लेते थे, उखड़ के, अपने आप उखड़ के ट्रीज लग जाते थे पीछे। हालांकि कल्पना की बातें हैं, बताने की बात है। ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस, सिक्वेशियस ऑफ द लायर, वो जो ओरेफियस था उसने एक ऐसी लायर का आविष्कार किया था। लायर होती है वीणा, लायर में झूठा भी होता है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ये लायर वीणा है। उसने एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था। बट ब्राइट सिसिलिया रेज द वंडर हायर, परंतु सिसिलिया तो उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड थी, उसने उस म्यूज़िक के लेवल को उससे भी ऊपर उठा दिया। When to her organ vocal breath was given, an angel heard and straight appeared, mistaking earth for heaven। और जब सिसिलिया ने अपना ऑर्गन बजाना शुरू किया तो ओरेफियस का जो लायर था ना, वो काफ़ी पीछे छूट गया। और सिसिलिया एक बार जब बजा रही थी अपना ऑर्गन, तो ऊपर से एक एंजल जा रहा था। एंजल कौन होता है? एक परी, देवदूत जो भी है, वो जा रहा था। तो उसको ये लगा कि मैं हेवन में आ गया हूँ, वो गलती से अर्थ पे आ गया। इतना म्यूज़िक स्वीट था कि उसको लगा कि तो हेवन है, और वो अर्थ को हेवन समझ के अर्थ पर आ गया। लास्ट में लिखा ना, मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन। तो ये पोइम खत्म हो गई। यहाँ ग्रैंड कोरस रह गया थोड़ा सा। कोरस मैंने बताया था आपको क्या होता है, समूह गान। जब सारे मिल के गाते हैं ना एक साथ, उसको हम कोरस कहते हैं। आपने कई ऐसे गाने सुने होंगे ना, जिसमें एक सिंगर तो गा ही रहा है, उसके पीछे पीछे इकट्ठे एक सारे एक साथ बोलते हैं। जैसे संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो सारे इकट्ठे गा रहे थे ना। फिर एक सोनू निगम की आवाज़ अलग से आती है, फिर वो लास्ट में बोलते हैं संदेश आते हैं। अब वो संदेश आते हुए इकट्ठे बोल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कोरस बोलते हैं। तो उसके अंदर जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, तो उसमें ये लिखा है सिंगर सोनू निगम एंड कोरस, यानी सोनू निगम तो है ही है, साथ में ग्रुप ऑफ सिंगर्स भी है। तो अब ये जो लास्ट पार्ट है, ये कोरस के लिए है। कोरस गाता है, एज फ्रॉम द पावर ऑफ सेक्रेड लेज द स्फेयर्स बिगेन टू मूव। ओके, वो कहते हैं कि म्यूजिक की पावर के साथ ही सारे ग्रह नक्षत्र घूमना शुरू हुए थे। ये लाइन पहले भी आई थी ना, शुरुआत भी पोइम किसी लाइन से हुई थी कि जब सारे एटम्स जैरिंग पड़े हुए थे म्यूजिक पे, उसको उठाया। कोरस में भी पहली लाइन यही आती है, ले का मतलब म्यूजिक है यहाँ। एज फ्रॉम द पावर ऑफ सेक्रेड लेज, पवित्र म्यूजिक की आवाज़ से ही सारे स्फेयर्स, स्फेयर क्या होते हैं? आकाशीय पिंड, जैसे धरती, मंगल ग्रह, सूरज, इस तरह के चंद्रमा, ये सारे स्फेयर्स हैं। ये सारे स्फेयर्स घूमने लगे। एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज टू ऑल द ब्लेस्ड अबव, और म्यूजिक की पावर से ही सभी स्फेयर्स घूमने लगे और सभी स्फेयर्स भगवान की प्रशंसा करने लगे, जो ग्रेट क्रिएटर है उसका। सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर दिस क्रम्बलिंग पेजेंट शैल डिवोर, ताकि जब लास्ट समय आएगा हमारा, लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर, लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर लिखा है डूम्सडे। डूम्सडे एक कल्पना है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में और इस्लाम में भी है। उनका ये मानना है कि एक दिन सारे मर जाएंगे हम, क़यामत का दिन होगा। उस क़यामत के दिन को बोलते हैं डूम्सडे। और उस दिन जितने भी सारे लोग मरे हुए हैं, मुर्दा हैं, कब्रों में दफन है, वो सारे खड़े हो जाएंगे और उन सब का हिसाब होगा कि भाई तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने पाप किए। जैसे हम मानते हैं ना कि हम तो ऊपर चले जाएंगे और वहाँ हमारे कर्मों के हिसाब से यमराज जी हमारा मूल्यांकन करेंगे, सारा भाई खत्ता मिलाएंगे, इसने ये किया, फिर किसी को स्वर्ग भेज देंगे, किसी को नरक भेज देंगे, और ज़्यादा ही बुरे काम किए होंगे तो नरक में उसको तलेंगे, तेल के अंदर उल्टा लटकाएंगे। वहाँ मिलता है ना, ये कल्पनाएँ हैं, पता नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एक मान्यता ये है कि एक डूम्सडे आएगा एक दिन, और उस दिन सभी का हिसाब होगा। तब तक सारे कब्रों में पड़े रहेंगे, डूम्सडे वाले दिन सबको उठा दिया जाएगा। वो कब्र में तो दफनाते हैं, जलाते नहीं हमारे इधर। तो ये इसी की बात हो रही है। सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर दिस क्रम्बलिंग पेजेंट शैल डिवोर,
कि जब ये सारा तमाशा ख़त्म हो जाएगा धरती का, पेजेंट का मतलब तमाशा होता है, तो ये जो सारा तमाशा जो चल रहा है, ये सारा तमाशा जब खत्म हो जाएगा और लास्ट दिन आएगा, द ट्रम्पेट शैल बी हेard ऑन हाई, तो ऊपर से ट्रम्पेट की आवाज़ आएगी, द डेड शैल लिव द लिविंग डाई, तो मरने वाले जिंदा हो जाएंगे और जो जिंदा वो मर जाएंगे, एंड म्यूजिक शैल अनट्यून द स्काई, और स्काई को अनट्यून भी म्यूजिक ही करेगा। जैसे म्यूजिक ने शुरुआत की ना सृष्टि की, अनट्यून भी कौन करेगा? म्यूजिक करेगा। अनट्यून का मतलब विनाश कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये छोटी सी पॉइंट थी।